नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काल विभाजन को जानेंगे, समझेंगे। काल विभाजन को समग्र रूप में हम देखेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। पहली वीडियो है काल विभाजन की। इसमें हम जो है काल विभाजन की आवश्यकता और काल विभाजन के आधार, इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। मैंने पहले से पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि समय की बर्बादी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो रहेगा इनके विवेचन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हिंदी भाषा कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन है वो अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। काल विभाजन न केवल हमें उस समय के, उस साहित्य के बारे में बताती है, बल्कि और भी कई सारे हमें लाभ मिलते हैं। काल विभाजन जो है, इसका सबसे पहला प्रयास हमें देखने को मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन में। जॉर्ज ग्रियर्सन काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास करते हैं। इसके पहले जो इतिहासकार हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखा है हिंदी का, हिंदी साहित्य इतिहास, उन लोगों ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। जैसे हम गारसर तासी को लें या फिर शिव सिंह सेंगर को लें, तो उन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालों में विभाजित नहीं किया। यह काम सबसे पहले किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हालांकि उनके काल विभाजन के भी कई सारे दोष हैं, किंतु काल विभाजन के प्रवर्तक के रूप में, यानी काल विभाजन को प्रस्तुत करने में, उसकी परंपरा शुरू करने में प्रवर्तक का स्थान रखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, इसलिए वे महत्वपूर्ण हैं। आगे चलकर उनके काल विभाजन को आधार बनाकर ही सुव्यवस्थित और सुसंगठित काल विभाजन प्रस्तुत किया गया। तो हम उनके काल विभाजन की भी चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने काल विभाजन किया, जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनकी भी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज का हमारा मूल विषय है काल विभाजन की आवश्यकता क्या है, क्यों काल विभाजन होना चाहिए, और दूसरी जो है कि काल विभाजन के आधार क्या हैं, यानी कौन कौन से आधारों पर काल विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काल विभाजन की आवश्यकता। तो काल विभाजन जो है वो क्यों आवश्यक है। तो पहली जो बात है काल विभाजन की, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को काल, अलग अलग कालों में विभाजित किया जाए, इसकी पहली आवश्यकता क्या है? अध्ययन की सुविधा। इससे हमें अध्ययन करने में सुविधा होता है। हम किसी भी समय जो है, किसी भी समय का अगर इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित किया जाता है। क्यों? ताकि उस पूरे जाति के इतिहास को समझने में हमें सहूलियत हो, सुविधा हो। तो उस अध्ययन करने की सुविधा को ध्यान में रखकर भी काल विभाजन महत्वपूर्ण होता है, काल विभाजन करना आवश्यक होता है। दूसरी जो बात है काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वह है कि साहित्य जो है उसको सही ढंग से समझने के लिए हमें काल विभाजन है। तो किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसको अलग अलग कालखंडों में विभाजित करना ज़रूरी है, ताकि अलग अलग कालखंडों के भीतर की बातों को, उस समय की बहुत सारी विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को, समाज के झुकाव को समझने में हमें सहूलियत मिलती है। यानी काल विभाजन किया रहता है तो हमें साहित्य को और गहराई से समझने में और बारीकी से समझने में मदद मिलती है। तो ये हो गई दूसरी आवश्यकता काल विभाजन करने की। तीसरी आवश्यकता जो है वो कहता है कि ये साहित्य का जो विकास होता है उसकी दिशा को समझने के लिए, यानी साहित्य किस दिशा में विकसित हुआ, साहित्य के विकसित होने की दिशा क्या है, वो किन चीज़ों की ओर बढ़ा। क्या उसने राजा महाराजाओं का पक्ष लिया, या उसने जनता का पक्ष लिया, या उसने जो है सबको भूल कर जो है ईश्वर की आराधना में ही अपना समय बिताया, या इन सब का मिला जुला रूप। तो किस दिशा में बह रहा है साहित्य का बहाव, किस ओर हुआ, साहित्य किस दिशा में अग्रसर हुआ, विकसित हुआ, इसको जानने के लिए हमें क्या होता है? काल विभाजन करना ज़रूरी हो जाता है। काल विभाजन आवश्यक होता है साहित्य इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में। चौथी जो बात है, चौथी यानी आवश्यकता, चौथी आवश्यकता क्या है कि साहित्य के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी प्रभावित करने वाले, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, एलिमेंट्स। तो साहित्य का विकास जिस रूप में हुआ, हम देखते हैं आदिकाल से
लेकर के भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल तक जो साहित्य एक विकास क्रम उसका बढ़ा, तो वो विकास के तत्व क्या थे, किन किन तत्वों के आधार पर, वो कौन सी बातें थी ऐसी जिन बातों के आधार पर ये दिशा निर्देश हुआ, इस दिशा में विकसित हुआ साहित्य। तो साहित्य के विकास को जो प्रभावित करने वाले तत्व थे, इन तत्वों का अध्ययन करने के लिए भी हमें काल विभाजन करना होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग काल में जो है अलग अलग तत्व प्रभावी हो जाते हैं। भक्ति काल में भक्ति का तत्व प्रभावी हुआ, लेकिन उस भक्ति के तत्व को प्रभावित करने वाले, यानी भक्ति जो है भक्ति के रूप में विकास हुआ जो प्रवृत्ति है, तो उस भक्ति की प्रवृत्ति के पीछे भी कई बातें थी। आचार्य शुक्ल जहाँ उसको राजनीतिक कारण देख रहे थे, तात्कालिक कारण, वहीं जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसमें परंपरा के प्रभाव को देख रहे थे, परंपरा का स्वाभाविक विकास देख रहे थे। तो उसको समझने के लिए हमें क्या है, काल विभाजन करना आवश्यक है। पांचवा जो कारण है क्यों हम काल विभाजन करते हैं, काल विभाजन क्यों आवश्यक होता है, तो वो है साहित्य जो विशेष की प्रवृत्तियां हैं। विशेष साहित्य माने साहित्य के अलग अलग साहित्य जो हैं, माने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विभिन्न तरह के साहित्य हैं, उन साहित्यों की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुए हैं जो उसको समझने के लिए, यानी जैसे मान लीजिए हम भक्ति काल का ही उदाहरण लें, तो भक्ति काल में जो है एक निर्गुण शाखा है, निर्गुण शाखा है, उसके बाद सगुण शाखा है। तो निर्गुण शाखा जो है किन किन प्रवृत्तियों के कारण जो है वो परिवर्तित हुई, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं उस साहित्य विशेष की प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन हुए वो कैसे हुए, उसको समझने के लिए। तो जब हम सगुण और निर्गुण के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे, उन प्रवृत्तियों को समझने के लिए भी हमें कालखंड की आवश्यकता पड़ेगी। सगुण भक्ति की परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है साहित्य में, निर्गुण भक्ति की परंपरा भी चली आ रही है, लेकिन उसका विकास क्रम क्या है, किस रूप में वो विकसित हुआ, इसके लिए हमें काल विभाजन करने की आवश्यकता पड़ती है। अगली जो बातें हैं, मतलब अगला कारण है काल विभाजन करने का, तो वो है कि विकास की परंपरा को समझना। साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य की परंपरा है, एक परंपरा के अंतर्गत विकसित हुई है, यानी चाहे वो आदिकाल हो या आदिकाल से लेकर भक्ति रीति और आधुनिक काल, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो परंपरागत रूप में चली आ रही हैं। वो परंपरा क्रमशः जो है एक और उन्मुख हुआ है। तो मूलतः अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम है वो जनवादी रहा है। बीच में रीति काल में आकर ये क्रम थोड़ा भंग होता है, किंतु आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक जो है ये जनवादी विकास की दिशा रही है, उस धारा रही है। तो साहित्य के विकास की परंपरा, यानी हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ, उस विकास की परंपरा को समझने के लिए हमें काल विभाजन को पढ़ना, काल विभाजन करना साहित्य इतिहास में ये आवश्यक होता है। तो ये 6 मूल कारण हैं काल विभाजन के करने के। साहित्य इतिहासकार काल विभाजन करते हैं और उस काल विभाजन के कारण जो है हमें कई सारी सुविधाएं ये हो जाती हैं उस साहित्य को अच्छे से समझने के लिए, उसको जो है अध्ययन करने में सुविधा हो जाती है, उसके साहित्य के जो है उसके सही ढंग से उसको समझने में सुविधा हो जाती है। फिर जो है उसका विकास किस दिशा में हुआ, इस विकास को जानने में हमें सहूलियत हो जाती है। फिर उस विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उन तत्वों को हम जान पाते हैं काल विभाजन की सहायता से। इसके अलावा जो है विशेष जो साहित्यिक है, विशेष जो साहित्य है, उसकी प्रवृत्तियों को समझने में भी हमें सहयोग मिलता है कि उस प्रवृत्तियों में परिवर्तन क्या हुए। जैसे भक्ति काल में जो है भक्ति प्रभावी रूप में रही है, हालांकि रीति काल में भी भक्ति से संबंधित रचनाएं की गई हैं, किंतु भक्ति काल की भक्तिपूर्ण रचनाएं और रीति काल की भक्तिपूर्ण रचनाओं में विशेष अंतर है, वो परिवर्तन हुए। तो वो परिवर्तन के कारण क्या है, इसको समझने के लिए हमें काल विभाजन को जानना होता है। भक्ति काल का जो है भक्ति, जिसमें भक्ति का सच्चा आवेग मिलता है, लेकिन रीति काल की वो जो भक्ति है वो जो है उसमें वो हृदय की सच्चाई नहीं दिखती है, वो वास्तविक भक्ति नहीं दिखती है, उसमें कलाकारी दिखाई पड़ती है। तो उसके पीछे कौन सी परिस्थितियाँ थी ये हुई। और उसके बाद जो है ये साहित्य का विकास जो हुआ, उस विकास की परंपरा को समझने के लिए हमें काल विभाजन करना आवश्यक है। अब आइए हम देखते हैं कि काल विभाजन के आधार क्या हैं, यानी किन किन आधारों पर काल विभाजन किया गया है। काल विभाजन के कई सारे आधार हैं, अलग अलग साहित्य इतिहासकार अलग अलग आधारों का प्रयोग करते हैं।
हालांकि शुरुआत में जो है काल विभाजन तो हुआ ही नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार जो है काल विभाजन का प्रयास किया, गार्सर तासी ने कोई प्रयास नहीं किया, शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में भी कोई प्रयास नहीं किया। तो काल विभाजन तो उसका पहले कोई आधार नहीं था, काल विभाजन हुआ ही नहीं तो आधार कहाँ से आएगा। दूसरी बात, जब किया भी गया काल विभाजन तो उसमें अलग अलग तरह की पद्धतियाँ प्रस्तुत की गई, उसके आधार अलग अलग थे काल विभाजन के। जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर के अभी एकदम वर्तमान में बच्चन सिंह और उसके बाद के कुछ और हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने अपने अपने तरह से काल विभाजन करने की कोशिश की और उनके आधार अलग अलग थे। कुछ साहित्य इतिहासकार किसी एक पद्धति का अनुसरण करते हैं तो कुछ जो है साहित्य इतिहासकार अलग अलग पद्धतियों को एक साथ मिल लेते हैं, अलग अलग आधारों को मिला देते हैं। तो आइए हम देखते हैं वे आधार कौन कौन से हैं। तो पहला जो है आधार है ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर। ऐतिहासिक कालक्रम यानी इतिहास, जिस तरह से सामान्य रूप में इतिहास में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 भागों में सामान्य तौर पर विभाजित किया जाता है। उसी आधार पर भी कोई काल विभाजन कर देते हैं, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, एकदम वही इतिहास वाला आधार है। तो एक आधार ये हुआ। दूसरा आधार क्या हुआ, दूसरा आधार कहता है कि शासक और शासन काल के आधार पर, अलग अलग समय के शासक हैं, शासनकाल हैं, तो उन शासक और शासक काल के आधार पर भी किया जाता है। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग, इस तरह से उन्होंने क्या किया था, काल विभाजन किया था, यानी शासक और शासन काल के आधार पर। तीसरा जो आधार है काल विभाजन का वह है युग प्रवर्तक साहित्यकार, यानी वो साहित्यकार जिसने एक नए युग का प्रवर्तन किया, एक नया ही युग शुरू कर दिया। उनकी इतनी क्षमता थी, उनकी प्रतिभा इतनी विकराल थी कि उनके इर्द गिर्द वो पूरा युग चक्कर काटता रहा, इसलिए उनकी केंद्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर काल विभाजन किया गया। तो इसमें जो है कई सारे नाम आते हैं। भारतेंदु युग जानते हैं हम, जो है 1850 या 57 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। उसके बाद 1900 से 1920 के आसपास, या 18 भी ले लेते हैं, बहुत से लोग 1918 करते हैं, तो मोटा मोटी 20। तो ये द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर, और प्रेमचंद को तो कौन नहीं जानता। प्रेमचंद युग जो है कथा साहित्य में, विशेषकर जब कथा साहित्य में काल का विभाजन करते हैं तो प्रेमचंद युग। तो मूलतः जो ये जो नाम दिए गए हैं युगों के नाम, ये मूल जो साहित्य इतिहास है उसका काल विभाजन जो है उसका नहीं है। उन कालों के अंतर्गत जो उपकाल आते हैं, छोटे छोटे काल, उन कालों का आधार जो है ना, वर्णन का आधार मुख्यतः ये होता है। और विशेषतः ये है, हमें आधुनिक काल में इस तरह के नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा जो आधार है काल विभाजन का, वह है राजनीतिक नेता के आधार पर। तो नेताओं के नाम पर भी रख दिया जाता है, जैसे कि गांधी युग, नेहरू युग है, तो गांधी जी का केंद्रीय महत्व था आज़ादी के पहले, इसलिए गांधी युग है वो समय 1920 के आसपास मान लीजिए। वैसे उनका पदार्पण जो है 1917-18 के आसपास भारतीय राजनीति में वो प्रभावी रूप धारण कर चुके थे। तो गांधी युग और आज़ादी के बाद का जो युग है 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, तो उस समय तक के काल को आज़ादी के बाद के नेहरू युग कहा जाता है। तो राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर भी क्या है, नामकरण किया जाता है, काल विभाजन किया जाता है, और एक काल सीमा को बांट दिया जाता है और उसका नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा जो है पांचवा आधार है वो है सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आंदोलन। अलग अलग समयों में, अलग अलग कालखंडों में कुछ सामाजिक आंदोलन हुए, कुछ राजनीतिक आंदोलन हुए, तो कुछ जो है राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन खड़ा हुआ, तो उसको केंद्र करके नामकरण किया जाता है और कालों में विभाजित किया जाता है। तो इस आधार पर नाम जो है कौन कौन से हैं, भक्ति काल, पुनर्जागरण काल और सुधार काल। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है और सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा छठा जो है आधार काल विभाजन का छठा आधार क्या कहता है, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। साहित्य के अंतर्गत जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर काल विभाजन किया जाता है और काल का नामकरण किया जाता है। इस आधार पर जो है रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इस तरह से ये नाम प्रचलित हैं। ये एक अलग कालखंडों को रेखांकित करते हैं। तो छायावाद, रीतिकाल का समय सीमा जो है सामान्यतः क्या माना जाता है, सामान्यतः इसको कहते हैं हम 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के आसपास, 1700 से 1900 ईस्वी तक ये चलता है रीतिकाल का
काल विभाजन, एक काल सीमा है उसकी। इसी तरह छायावाद के समय को हम कहते हैं कि 1918 से, या 1920 भी कुछ लोग कहते हैं, लेकर के 1937, कुछ लोग 38 भी कहते हैं। उसी तरह प्रगतिवाद जो है वही 1937-38 के बाद से जो है आज़ादी के पहले तक माना जाता है, सामान्यतः 1945 के आसपास। और 1945 से जो है एक 63 के तक प्रयोगवाद का काल माना जाता है। तो इस आधार पर जो है ये काल विभाजन किए जाते हैं। ये काल विभाजन के प्रमुख जो है आधार हैं 6 आधार। इसके अलावा एक और आधार भी है, लेकिन उसके अंतर्गत सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, एक ही कालखंड दिया गया है, वो है भाषा के आधार पर। किसी भी एक भाषा का जो प्रभाव होता है, एक 7वां आधार भी देख लेते हैं हम लोग। 7वां आधार है भाषागत, भाषा के प्रभाव के आधार पर, भाषा के प्रभाव पर जो है जिसको एक नाम दिया गया अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल। तो ये जो नाम है, ये नाम कई लोगों ने दिया, जिसमें बच्चन सिंह भी एक रखते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र वर्मा जो हैं, जो मूलतः भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपभ्रंश काल नाम दिया था आदिकाल को। यानी उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत जो है जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, यानी बाद वाले जो अपभ्रंश है, यानी 700 ईस्वी के आसपास, वहाँ से लेकर के समय सीमा को रखा था। जबकि मोटे तौर पर हम लोग 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं आदिकाल का समय शुरुआत, उससे लेकर 1350 या 75 ईस्वी तक, 50 ईस्वी ही समझिए। तो ये क्या है? अपभ्रंश काल इसका नाम है भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर बस यही एक नाम है, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है। तो ये नामकरण के आधार हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा काल विभाजन की क्या आवश्यकताएं हैं और काल विभाजन के आधार कौन कौन से हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। हम दो साहित्य इतिहासकार के काल विभाजन को एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, धन्यवाद।